हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीनीट टेस्ट सीरीज़ के अंडर मॉक 2 केजोलॉजी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और बेटा जिन लोगों ने भी ये पेपर नहीं देखा है या नहीं किया है, दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट helixinstitute.com एंड उसके बाद आप ये जो है ये डिस्कशन जो है ये देख सकते हैं एंड देन योर डाउट्स कैन बी क्लियर फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सी हियर आपको पूछा जा रहा है 70s राइबोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम 80s एज दे आर। मीन्स वी हैव टू सी द डिफरेंस जो 70 और 80 में आ रहा है, और 70 के बारे में पूछा जा रहा है कि 70 में क्या डिफरेंट है। तो देखो इट इज़ सीन ओनली इन, तो बेटा ओनली रॉन्ग हो गया। फाइन, सो दिस इज ओनली वर्ड इज रॉन्ग हियर बिकॉज दे आर सीन बोथ द प्लेसेस। मेड अप ऑफ 40s, ये भी रॉन्ग हो गया बेटा, दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज रॉन्ग, क्योंकि 40 एंड 60 आप कहते हो अगर ये यहाँ पे आना चाहिए तो 30 एंड 50, तो ये रॉन्ग है। दे आर सीन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये करेक्ट डिफरेंस है बेटा, क्योंकि 70 आपको दोनों जगह दिखता है, ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, जबकि 80s आपको सिर्फ यूकैरियोट्स मिलता है। सो दिस इज योर आंसर एंड 15 to 20 नैनोमीटर होना चाहिए, यहाँ पे माइक्रो है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो दिस इज थर्ड इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पर लेट्स सी। बेटा देखो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली एक्सेप्ट। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले वी ऑल शुड नो कि हमारे पास 3 डिजीजेज हैं और ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है एंड दीज आर एड्स हो गया, and then you have the like you can say HIV infection लिख देती है NCERT, the first thing genital herpes, and then the third one is your hepatitis B। ये 3 STIs या STDs हैं जो कभी भी क्योर हो ही नहीं सकती। एंड सी हियर यहाँ पे साइफिलिस आ गया जो क्योर हो सकता है, तो यू कैन इजीली से बेटा कि दिस इज रॉन्ग। and then you have hepatitis B and genital herpes, yes this is correct, and then chlamydiasis and trichomoniasis ये बेटा दोनों curable है, तो this is wrong, and genital warts and gonorrhea these are also curable। तो बेटा ये curable में आ गया और इसमें AIDS तो था ये, पर syphilis जो था वो है curable। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें आंसर हो गया 2। let's go to the third one। बेटा देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्री ऑफ हार्ट इज गार्डेड बाय वाल्व्स। बेटा यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें हमारा वाल्व्स नहीं होते। पल्मोनरी वेन्स जब ओपन करती हैं तो उनकी ओपनिंग्स ओब्लिक होती हैं जो खुद ही प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो को, तो हमें कभी भी पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग पर वाल्व नहीं होंगे, and that's why it's wrong। But ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle, yes this is correct। और अगर हम थर्ड देखें तो हम पढ़ सकते हैं, anyway we got the answer, पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है। तो बेटा 120/80 यू ऑल नो कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है एंड 80 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप इसको पंपिंग प्रेशर और रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हो, पर ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस वर्ड इज रॉन्ग वीनस, क्योंकि ये होना चाहिए आर्टीरियल ब्लड, इसलिए आपकी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड सैलमेंडर एंड प्रिस्टिस बेटा हैव 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज। बेटा सैलमेंडर इज एन एम्फीबियन जिसमें कि आप कह सकते हो कि मिक्स सर्कुलेशन होती है, डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है, तो 2 सेपरेट या 2 कम्प्लीटली सेपरेट पाथवेज कभी नहीं होंगे। और प्रिस्टिस इज अ फिश बेटा, उसमें तो वीनस लाइक हार्ट है, ओनली सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, तो इसलिए हमारा ये भी गलत है। तो एनीवे वी ऑलरेडी गॉट द आंसर, पर हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बेटा वी चलते हैं, लाइक दिस इज द लाइक फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स। बेटा ये प्लांट फॉर्म्स के जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोफाइट्स। एंड सी हियर आपका देखो पहले ऑप्शन में ही क्लोरोफाइट जो है, लाइक यू कैन से इट इज लाइक हमको सीक्वेंस करना है शुरू से, तो क्लोरोफाइट शुड बी द फर्स्ट वन, देन यू हैव ट्रेकियोफाइट्स, देन यू हैव राइनिया टाइप, एंड देन यू हैव साइलोफाइटन। सो वी ऑलरेडी गॉट द आंसर हियर, वी डोंट हैव टू सी द अनदर वंस। ये तो एकदम से फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा हो रहा है कि पहले क्लोरोफाइट्स, देन ट्रेकियोफाइट्स, राइनिया टाइप, एंड देन द साइलोफाइटन। तो बेटा ये हमारा हो गया आंसर 1, रेस्ट हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखनी है, और देखो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग यू कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम ही सारे पॉइंट्स हैं। द मेडुलरी जोन ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। करेक्ट बेटा, वी ऑल नो कि जो किडनी है, आई थिंक ये वाली लाइन आपको बिल्कुल क्लियर होगी और आपको पता भी है। हमें तो यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है, ये करेक्ट है, क्योंकि किडनी में इफ़ वी से किडनी में आपको पता है कि अगर इफ दिस इज अ किडनी एंड दिस इज द आउटर पोर्शन, लाइक यू कैन से दिस विल बी द कॉर्टेक्स
एंड दिस विल बी द मेडुला, और यहीं पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रीनल पिरामिड्स, और वो जो रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स, और वो खुलते हैं कैलसिस में, तो ये करेक्ट है। सेकंड बेटा, इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल पेल्विस, रॉन्ग बेटा, रीनल पेल्विस नहीं, वी कॉल इट कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो जो कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है मेडुला में, वी कॉल इट कॉलम ऑफ बर्टिनी, यहाँ पे लिखा है रीनल पेल्विस, ये हो गया रॉन्ग। वी गॉट द आंसर, बट एनी वे वी कैन सी एनसीईआरटी लाइन्स हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द वोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल, बेटा इसको रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं और मेल्पिजियन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल नहीं, मेल्पिजियन बॉडी। तो मेल्पिजियन बॉडी इज सेम एज रीनल कॉर्पसल, तो ये करेक्ट है। एंड बेटा रीनल कॉर्पसल, proximal convoluted tubule and DCT, distal convoluted tubule of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, that is also correct. So anyway we got the answer earlier, यहाँ पे तो हमने सिर्फ ऐसे ही अपने information के लिए डिस्कस किया, ठीक है बच्चे। Next thing we go for the next, it's a match बेटा, and see here we have to, this is from epithelial tissue and animal tissues. So most abundant and widely distributed tissue, बेटा यहाँ पर हम मैच बना लेंगे, हमें आंसर खुद मिल जाएगा। तो दिस इज योर बी, कनेक्टिव टिश्यू। Moist surface of the buccal cavity, बेटा we have to remember buccal cavity, pharynx, ठीक है, and your skin all have compound epithelium. So fine, this we have done. अब बेटा columnar or cuboidal cells specialized for secretions, बेटा इसमें ये glandular tissue या glandular epithelium, find the D. And now you can see the fourth option, mucus, saliva, wax secreting gland. बेटा हम बात कर रहे हैं म्यूकस की, सलाइवा की भी ऑल नो कि ये जब भी रिलीज हो रहे हैं तो ये उन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं जिनके पास डक्ट्स हैं, क्योंकि जो ग्लैंड्स डक्ट्स के साथ होते हैं वो वाली सिक्रीशंस को हम एक्सोक्राइन सिक्रीशंस कहते हैं और उन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और जो कि डक्टलेस सिक्रीशंस होती है वो हार्मोन्स हैं एंड वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं, लाइक यू कैन से सी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा देखो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 1 का B, 2 का A, 1B, 2A, let's see this one. See we don't have anywhere other option, so we can go for it. और 3 का हम बना ही चुके हैं, 3 का D and 4 का C. Fine. तो बेटा चलो next question, let's see. It's an assertion reason. Assertion क्या है? Some excretory structures are common in both chordates as well as non-chordates. तो excretory structure की बात हो रही है बेटा, and the reason they are giving, protonephridia is used for removal of nitrogenous waste in Laccifer, Planaria and Branchiostoma. बेटा इसमें इस रीज़न में देखो assertion is correct, that is true, actually it is true कि ये तो सही है कि we have and that thing is protonephridia, जिसको अगर आपको याद हो the another word for the protonephridia is also called as, I'll write here बेटा, इसको हम flame cells भी कहते हैं, और आपको याद होगा कि इसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया को हमें ये मिलता भी है फॉर प्राइमरीली ऑस्मोरेगुलेशन के लिए एज वेल एज एक्सक्रीशन के लिए, ये मिलता है नॉन कॉर्डेट्स में भी कॉर्डेट्स में भी। कॉर्डेट्स पे किस में मिलता है? ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सिस भी बोल सकते हैं, एंड कम्स अंडर सिफेलोकॉर्डेटा। और बेटा ये हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी सही था, वैसे देखा जाए प्लेनेरिया भी सही था, but here the problem is Laccifer. बेटा Laccifer is a lac insect and it's an arthropod, and arthropod insecta में we have, like you can say, we have Malpighian tubules as an excretory structure, तो ये तो wrong ही हो गया, तो here the reason will be wrong। और अगर हम आप कहोगे कि मैम यहाँ पे अगर रीज़न जो है इसमें शायद वो रीज़न ना भी बनता, अगर ये रीज़न अगर हम करेक्ट भी लिख देते, तो आपको याद रहना चाहिए कि दिस कैन नॉट बी द रीज़न, क्योंकि ये टोटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि इंसेक्ट्स में नहीं है। और असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ रॉन्ग, एंड यू कैन से यहाँ पर आ गया असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। फाइन बच्चे, नेक्स्ट विल गो टू द See here, this is glycine and alanine की बात की है. These are amino acids, one of the 20 amino acids we are talking about, which are involved in protein formation. And बेटा इन्होंने बोला है substituent groups. तो no doubt we all know कि amino acids में एक amino group रहेगा, एक carboxyl group रहेगा, एक hydrogen रहेगा, and the fourth group will decide its nature, क्योंकि वो क्या है वो उसका substituent group ही decide करता है, क्योंकि और तीन तो common ही होते हैं. तो यहाँ पर आपको पूछा गया है किस में, one is serine and one is cysteine. बट serine जो है like you can say it is OH, this one is the answer, CH2OH is serine and CH2SH is cysteine. बेटा ये हमारा आंसर है, ये नहीं है क्योंकि ये एस्पार्टिक एसिड है,
एंड दिस इज सीरीन ऑल्सो, फिर भी ये नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बेटा यहाँ पे हमारे पास ये सीरीन है, बट ये जो है ये हम हाइपोसिस्टीन है या यहाँ पे हाइपोसीरीन है, ये हम नहीं पढ़ते। सो दिस इज नॉट इन, ये नॉन प्रोटीन वाले बनेंगे अगर ये फॉर्मूलाज बनते भी हैं, तो दीज आर इनकरेक्ट। तो आपका ये इनकरेक्ट है, आंसर हमारा 1 ही रहेगा। फाइन बेटा, दिस इज 99th क्वेश्चन। लेट्स सी, हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड वी हैव टू सी विच वन इज करेक्ट और वेदर बोथ आर करेक्ट और नॉट। तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। यस बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट अब सेकेंड भी देख लेते हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, दैट इज ट्रू, एंड हैज प्रोटेक्टिव, यहाँ तक भी करेक्ट है, बट सिक्रीटरी, नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बेटा compound epithelium has limited role in secretion and absorption, right? तो ये wrong हो गया, secretion इसका main function नहीं है, इसका limited role रहेगा secretion and absorption में। तो बेटा ये wrong हो गया, main function नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि first statement 1 is correct and the statement 2 is wrong. Next we'll go for the next question बेटा। ये AR है and you see we are talking about the assertion। चलो assertion क्या कह रहा है? Electrophoresis is the technique for separation of charged molecules under the influence of an electric field so that they migrate in the direction of electrode bearing opposite charge, right बेटा? No doubt, yes, ये बिल्कुल सही है। हम पढ़ते हैं जो electrophoresis में DNA is negatively charged, ठीक है, and moves towards the positive charge, हमें पता है। एंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ डीएनए एंड पोज ऑफ साइज ऑफ द जेल। बेटा ये टोटली रॉन्ग है, पर इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें समझनी है कि जो डीएनए है उसकी जो माइग्रेशन है वो दोनों बातों पे डिपेंड करती है। लाइक स्मॉलर द साइज फास्टर इट विल मूव, ठीक है, तो ये तो यही तो बेसिक क्राइटेरियन है, बिकॉज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज एंड ऑल विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो डिफरेंस कैसे आएगा? जो स्मॉलर होंगे वो फास्टर मूव करेंगे और जल्दी पहुंचेंगे, जबकि जो लार्जर होंगे दे विल फाइंड इट टफ, डिफिकल्ट, तो वो धीरे पहुंचेंगे। तो दैट इज द बेसिक रीजन कि हम क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। सेकेंडली पोस्ट साइज, पोस्ट साइज इज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर पोस्ट साइज छोटा होगा तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, डीएनए की माइग्रेशन में कहीं ना कहीं उसको धीरे कर देगा। तो पोर्ट साइज ऑल्सो मैटर्स, सीविंग इफेक्ट होता है डीएनए की मूवमेंट में। तो बेटा ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, तो आप कह सकते हो कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज false. This is, you can say, sorry, where we have this is assertion, this one is yes. तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा ये देखो 101, which of the following statement are correct? Downstreaming and quality control testing varies from product to product. Yes, it will vary, ये करेक्ट होगा बेटा। अगर हम पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट ही पूछ रहे हैं, तो we'll just टिक करेंगे जो करेक्ट है। अब सेकेंड पूछा जा रहा है कि स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैज अ सैम्पलिंग पोर्ट। यस, देयर इज अ सैम्पलिंग पोर्ट टू विड्रॉ लार्ज वॉल्यूम। नो बेटा, वी आर जस्ट withdrawing small samples just to check the progress of the reaction, या whether this product has been formed or not, or everything is fine। वो चेक करने के लिए बीच बीच में हम सैम्पलिंग पोर्ट से सैम्पल्स को विड्रॉ करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट करते हैं। तो ये हो गया wrong, so this is your wrong statement. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, heterology मतलब means different origin के host में, for example बेटा अगर हम इंसुलिन जीन जो है उसको हम कह रहे हैं, उसको हम डाल रहे हैं एस्चेरिशिया कोलाई में, तो इंसुलिन जीन का ओरिजिन तो ह्यूमन है, और डाला हमने किसी और डिफरेंट ओरिजिन के होस्ट में, दैट इज़ ई कोलाई, और वहाँ पर जब इंसुलिन बनेगा बाय द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, हम उस इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कहेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे, एंड दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग बेटा, PBr322 कंटेन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1, CLAV1 एंड HIN3। बेटा सी हियर, ये तीनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम ज़रूर दिखते हैं हमें PBr322 वेक्टर के ऊपर, पर वहाँ पे एंजाइम नहीं है। जहाँ पे हम वो लेबल करते हैं, वी से कि दीज आर द साइट्स ऑन विच these particular REs कैन एक्ट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि PBr322 कंटेन्स साइट्स फॉर, तो इट शुड बी साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वहाँ पे CLAV1 की साइट है, ना कि वहाँ पे CLAV1 है। तो यहाँ तो हमने लिख दिया CLAV1 है, वहाँ पे जो है EcoR1 है, तो वहाँ पे EcoR1 नहीं है, वहाँ पे EcoR1 की साइट है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड द नेक्स्ट वन बेटा, E is armed retroviruses are used to deliver desirable genes into animal cells। बेटा आर्म्ड नहीं, आर्म तो मतलब हार्मफुल,
हम हार्मफुल चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, तो वी जनरली हम क्या करते हैं, पहले डिसआर्म करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट शुड बी डिसआर्म्ड पैथोजन, हम डिसआर्म्ड करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजेंस आर यूज्ड। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो है हमको करेक्ट बताना था बेटे, और देखो व्हाट वी हैव गॉट ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट, एंड बेटा सी हियर दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फाइन, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। And see here again we have an assertion reason, and assertion says steroid hormones are the only hormones which cross the cell membrane and act via intracellular receptors. No doubt steroid hormones have intracellular receptors, but it's not only steroid hormones but iodothyronines T3 and T4, thyroxine अगर हम कहें नॉर्मल जिस पर बात कर रहे हैं, T3 is triiodothyronine and T4 is tetraiodothyronine. So you have to remember यहाँ पर only होने की वजह से assertion has become false because T3 and T4 plus steroid hormones are the hormones which have intracellular receptors. नेक्स्ट बेटा रीज़न वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, रीज़न क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन में यही है कि assertion is false and this is sorry I should mark it like this. This is the answer beta, assertion is false. But if you read the reason that steroid hormones mostly regulate gene expression or chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. This line is correct, but reason करेक्ट होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि असर्शन ही फॉल्स है। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर बन गया, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सही है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स हो या T3 T4 हो या एनी हार्मोन जो भी इनमें से हो, अगर वो जा रहा है तो इट विल ऑलवेज एंटर द सेल एंड इट विल बाइंड विद अ रिसेप्टर। और जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, बिकॉज और हार्मोन्स ऑलवेज एक्ट थ्रू रिसेप्टर्स, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो जीनोम के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा और वो एक पर्टिकुलर साइट से एक्सप्रेशन कराएगा जीन का, mRNA बनेगा और फिर ट्रांसलेशन होगी एंड अल्टीमेटली द पूरा बायोकेमिकल पाथवे एक्टिवेट होगा और देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे। राइट बेटा, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर इन्फॉर्मेशन वी कैन नो दिस, बट अदरवाइज असर्शन इज फॉल्स। आंसर हमें मिल चुका है। Next thing beta, it's a match. Match enzymes used in biotechnology with the functions performed by them. Beta, the first one is A-Taq polymerase. I think we all know Taq stands for Thermus Aquaticus polymerase and it is a thermostable enzyme. Very high temperature पे ये act कर सकता है and we have to search for this. See, it's a polymerase. Polymerase है तो बेटा हमेशा DNA की extension कराएगा, but at high temperatures. तो आप देख सकते हो match हमें मिल गया and this is your मैच। ठीक है, अब बेटा डीएनए लाइगेजेस की बात आती है। डीएनए लाइगेजेस और डीएनए लाइगेज इज एक्चुअली यू नो कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात भी करें तो लाइगेजेस आर द एंजाइम्स विच जॉइन द बॉन्ड्स। ठीक है, वो जॉइनिंग का काम करते हैं, वो कभी तोड़ते नहीं हैं। तो डीएनए लाइगेज हम पढ़ते हैं एंड इट दे कम अंडर क्लास 6 एंजाइम्स। ठीक है, लाइगेजेस आर क्लास 6 एंजाइम्स और अंडर एंजाइम कमीशन जो हमने क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम ढूंढें तो दे आर जॉइनिंग ऑफ स्टिकी एंड्स विद द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बेटा लाइगेज जो होता है वो हमेशा वी कॉल इट मॉलिक्यूलर सुचर्स या फिर जेनेटिक ग्लू, क्योंकि वो बाइंड करवाता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये हमारा आंसर दिस। अब बेटा आ जाओ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस पहले तो न्यूक्लियस है और ऊपर से एंडो, एंड व्हाट इज अ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ क्लास 3 एंजाइम। ठीक है, और वो तोड़ने वाला है, लाइक यू कैन से इट कम्स अंडर यू कैन से हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉन्ड्स को तोड़ेगा। और एंडोन्यूक्लियस है तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा एनीवेयर इन द सेंटर बट नॉट एट द एंड्स। तो ये एंडोन्यूक्लियस है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर लिख दिया है तो वो इसलिए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम आया एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें से हम देखो यहाँ पे हमें 1 ऑप्शन मिल रहा है। फाइन, एंड एक्सोन्यूक्लियसेस एज वी नो दे विल रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, ये हम कर सकते हैं। तो देखो बेटा लाइक यू कैन से सब ही एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस है तो वो क्लास 3 एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो बेटा देखो अभी हमारा आंसर क्या बनेगा, ए का 3 एंड देन बी विल बी 4। तो A3 B4, बेटा यहाँ पर भी A3 है पर B1 है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ पे आ जाओ, A3 B4 यस, देन वी हैव टू गो फॉर C। C is 1 and D is 2. तो C is 1, D is 2, our answer is 4th, right? तो बेटा चले अभी next one पर, and you see here one more question.
Viviparity is considered to be more evolved because beta viviparity and oviparity. Viviparity and oviparity mein what is the difference? Egg-laying animals, oviparous, and where the young ones are kept inside the mother's body and sorry, not the like you can say the young one before birth are kept inside the maternal body एंड वहीं पे उनकी डेवलपमेंट होती है, उसको हम विविपैरस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि विविपैरिटी क्यों ज़्यादा इवॉल्व मानी जाती है, क्योंकि यंग वंस को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज़ रॉन्ग बेटा। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय थिक शेल, नो बेटा, क्योंकि थिक शेल हम किस में देखते हैं? क्लिडोइक एग्स की बात करते हैं तो वो रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, और उनमें तो ओविपैरिटी है। एंड देन यू हैव द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी, येस, बिकॉज द यंग वन like before birth is taken care, क्योंकि वो मदर की बॉडी के अंदर उसको नरिश किया जाएगा, and then and are looked after they are born, leading to more chances of survival. Yes, this can be a correct option. The embryo takes a long time to develop. No, this has no sense. तो बेटा हमारे पास आंसर बन गया 3। चलो नेक्स्ट वन चलते हैं। फाइन बेटा, ये देखते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ब्लड आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ए बी सी डी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे का टेबल देखने से बड़ा लगता है बेटा, वेन एवर फील लाइक दैट कि द क्वेश्चन इज लुकिंग बिग बट वी कैन इजीली डू विद द परसेंटेजेस आर आस्क्ड, सो वी कैन इजीली से हमें ऑलरेडी पता है कि प्लाज्मा विल बी, वी ऑल नो प्लाज्मा, सॉरी बेटा इसे लिखते हैं, तो प्लाज्मा विल बी 55% and formed elements are 45%, and then बेटा प्लाज्मा में वाटर रहता है 90 to 92% and proteins will be 6 to 8%। बेटा अब देखो हम बना लेते हैं, तो हमारे पास A and then B and C and D। तो बेटा हमारा A क्या आ रहा है? A is 55%, तो बेटा 55% दो जगह आ रहा है, B is 45%, बेटा वो भी दो जगह आ रहा है, बट C is protein 6 to 8%। 6 to 8% देखो बेटा 55 में 6 to 8% C में आ रहा है, तो ये क्योंकि C में है तो 90 to 92 है, तो ये तो नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 4, राइट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। बेटा यहाँ पर बात हो रही है, दिस इज फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सॉरी माइक्रोब्स चैप्टर, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, एंड वो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1965 फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। बेटा 1965 नहीं, 1945। तो इसमें यहाँ पर कभी भी हम जब बहुत दिनों बाद पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग बट इट शुड बी 1945 होता, करेक्ट होता तो, ठीक है। अच्छा बेटा, एंटीबायोटिक्स दैट कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस आर प्रोड्यूस बाय ऑल माइक्रोब्स। बेटा ये ऑल माइक्रोब्स नहीं है, माइक्रोब्स तो बहुत कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जनरली हमें मिल रहा है, और वो भी सारों से नहीं, पर हम कह सकते हैं कि जनरली हमें बैक्टीरिया से मिल रहा है या फिर हमें फंगाई से मिल रहा है, पर हम सारे माइक्रोब्स नहीं कह सकते, सो दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as dengue, whooping cough, diphtheria, leprosy. But this is again wrong because dengue is a viral disease, okay. So I'll just go like this and I'll just say कि it's a viral disease, और viral disease पर antibiotics are ineffective. तो viral disease पर no effect of antibiotic, तो बेटा उन पे antibiotic का एक्शन ही नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि आप बैक्टीरिया की डिजीजेस पर क्या करते हो? एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो, एंड यू कैन से सर्टेन एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसाइडल, मीन्स दे विल किल द बैक्टीरिया, एंड सर्टेन विल बी बैक्टीरियोस्टैटिक, मीन्स दे विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स वी आर लर्निंग, बेटा ये याद रखना एक एक्स्ट्रा इसमें से कि स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स देता है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिस, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन कीप इन माइंड। अब बेटा फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow. This is correct beta, and you have to remember कि Alexander Fleming was working on bacteria Staphylococcus, and उसमें उस जो पेट्री प्लेट्स थी वहाँ पे Staphylococcus ग्रो कर रहे थे, और उनको उसने वॉश नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसने देखा कि कहीं कहीं पर मोल्ड बेसिकली यहाँ पर बेटा फंगाई की बात हो रही है। फंगाई मोल्ड एक पर्टिकुलर टाइप की फंगाई होती है जिसमें कि हाइफे रहते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम मोल्ड कह देते हैं। तो फाइन, इट वाज अ मोल्ड, बेसिकली अ फंगाई जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। तो बेटा ये सही है इसमें, एंड देन यू वर आस्क्ड कि विच इज़ द करेक्ट, तो आपकी रेस्ट ऑफ द ऑल तो रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ विल बी करेक्ट।
Okay beta, next one we'll see, and it's 107. Chalo, select the correct option. Parturition is a complex neuroendocrine mechanism involving steroidal hormones. Yes, it involves steroidal hormones, cortisol. Yes beta, estrogen. Yes, but बच्चे oxytocin is wrong. It involves oxytocin, but it is a peptidal hormone. ठीक है, ये एक steroid नहीं है, इसलिए ये wrong हो गया. Fine. So the first statement wrong. Beta, mammary glands differentiate during pregnancy and secrete milk after childbirth. Yes, this is your correct statement. And the third one, the milk produced for 2-3 months. No, it is beta initial few days, and like you can say, we can say initial, NCERT says for initial few days of lactation, but if we go for the number, it can be 3 to 4 days and maximum 7 days, right? So generally like you can remember like initial days ही best रहेगा, months तो कभी भी नहीं. एंड यहाँ पर ये 2-3 मंथ्स होने से ये रॉन्ग हो गया. और नो डाउट कि कोलेस्ट्रम बोलेंगे उसको, जो इनिशियल फ्यू डेज में आएगा, उसमें बेटा सेवरल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और वो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी टू द बॉडी of baby. That is true. No, not active. It will provide, because this will not provide. The antibodies are from the mother's body and it is providing antibody to the baby, so it will be passive immunity to the baby. तो बेटा ये statement में 2-3 months आने की वजह से गलत हो गया ये. Fine. तो बेटा आंसर तो हमारा सेकेंड ऑलरेडी बन ही गया था. I just discussed just to revise it again. नेक्स्ट बेटा देखो 108 में चलते हैं. मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बेटा यहाँ पर देखो वी हैव टू मैच डिफरेंट थिंग्स. ट्रेकिया, सी हियर, trachea will be supported by incomplete cartilaginous rings, but the cartilage is hyaline cartilage. Second is pleural fluid, but the pleural fluid is present between the pleural membranes around the lungs. You know कि lungs are enclosed in double membranous bag and we call them pleural membranes. And here the pleural membrane के बीच में दो pleural membrane, visceral and parietal pleural membrane होती है जिसमें pleural fluid होता है and it reduces friction. Right? Alveoli are very thin walled, irregular, highly vascular bag-like structures. ये correct है बेटा. And diaphragm is a dome-shaped muscular structure. So here you can do A से आप match कर सकते हो 4, but हमारे पास दो options है बेटा. A के साथ 4, then we'll see B1, and here it is B3. So the answer will be 3. Fine बेटा. So we'll go for the next question. चलो let's start with the 109 question. Read the following statements with respect to STP and choose the correct option. First, A. Flocs are masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structure. Yes, this is correct. BOD is measure of organic matter present in water. This is also correct. Once the BOD is increased significantly, the secondary effluent is passed into settling tank. This is wrong. Beta, when the BOD is decreased significantly. Next, floating debris is removed by sedimentation during primary treatment. Wrong. Beta, by sequential filtration. So here we have two options correct. So first statement is saying only one statement is correct. Wrong. Second statement, two statements are wrong, correct. और बेटा हमारी भी दो statements correct है तो ये हमारा हो गया answer. And more than two statements are incorrect ये तो होगा ही नहीं. And only one statement is incorrect ये भी नहीं होगा. So we did it and चलो next question पे चलते हैं. 110 question. Which of the following techniques are a part of assisted reproductive technologies या techniques practiced to help infertile couple? तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो ART के अंडर आ रही हैं. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, जिसमें कि गैमीट जो है दिया जाएगा टू अ फीमेल जो अपना एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, यहाँ पर बेटा हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड बिफोर 8 सेल स्टेज. तो जिफ्ट है और अगर IUT है लाइक आफ्टर 8 सेल स्टेज, और IVF इज़ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन. तो ये तीनों ही ARTs हैं. हमारे को आंसर तो मिल गया, बट आई थिंक यहाँ पर औरों में क्यों और आंसर क्यों नहीं है. तो बेटा इसमें देखो यहाँ पे MTP ऑप्शन रखा है, जबकि ICSI इज़ करेक्ट, इट विल कम अंडर ART. और IUI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये दोनों भी ARTs हैं, पर यहाँ पर अगेन देयर इज एन MTP. AI जिफ्ट ये दोनों ARTs हैं, पर ऑर्किडेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस. ठीक है, तो बेटा सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस जो होता है वो कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है. फाइन. सो वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो बेटा 111 statement 1. Cell is the fundamental structural and functional unit of living organism, as anything less than a complete cell does not ensure independent living. Yes, this is totally correct बेटा. इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरी सही है.
Second one, invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. Yes बेटा, जब हम माइक्रोस्कोप में देखना शुरू हुए तो हमें सेल के बारे में और पता चलना लगा, और 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ तो हमें बेटर इंटरनल डिटेल्स एंड ऑल पता लगी. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ आर करेक्ट. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1. बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, राइट? फाइन बेटा. तो 112 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस बेटा इट इज़ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जबकि पहला होता है कैरियोकाइनेसिस. तो माइटोसिस के 2 पार्ट्स रहते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस अगर सेल में बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर हमारा बेस्ट मैच बन रहा है. यू कैन इजीली सी सेल प्लेट मेथड, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि बेटा प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड है जबकि एनिमल्स में फरो मेथड है. ठीक है, क्लीवेज मेथड है. फाइन. तो ये हमारा 1 ऑप्शन बन गया, और ये बिल्कुल ठीक है. साथ में ऑर्गेनेल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स. नेक्स्ट इज G2 फेज. बेटा G2 फेज में हम लेंगे 1 सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, जो कि कॉन्टिन्यूस है. G1 में भी होता है, S में भी होता है और G2 में भी होता है. मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट. यस, सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनती है. ठीक है, ऑल द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर और इक्वेटर. एंड देन यू हैव टीलोफेज. टीलोफेज में बेटा न्यूक्लियर बॉडी एंड गोल्जी बॉडी रिफॉर्म हो जाते हैं. तो D इज 3. फाइन. तो अब देखो हम मैच करते हैं. A का 4 है एंड B का 1. सो वी हैव टू सी बेटा, देखो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शंस में A का 4 है, लेकिन B में यहाँ पे B में 1 है, यहाँ पे B में 2 है. तो हमारे सेकेंड के ऑप्शन को हम पहले फोकस करेंगे. तो C का 2, राइट? हियर C का 2 है और D का 1 है. सो आवर आंसर इज दिस वन. ओके, सो दिस इज द आंसर. सॉरी, आई हैव टू से दिस वे. फाइन. तो बेटा हमारा D का, सॉरी यू कैन से दिस इज आवर आंसर. A4, B1, C2 एंड D3. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. See 113. All of the following given statements are correct except, so we have to search for an incorrect statement, right? तो बेटा यहाँ पे first statement क्या कह रही है? First statement is telling you nucleic acids are with catalytic property are termed as ribozymes. Yes, this is NCERT, and you all know कि most of the enzymes are proteinaceous, but certain enzymes are having RNA in them and we call them riboenzymes, like nucleic acid है वो. And secondly, enzymes isolated from the thermophilic organisms have an important quality of thermal stability. Yes beta, this is also correct, and we have one example, Taq polymerase, which we use in PCR, right? Third is beta proteins with 3D structure. 3D structure beta like tertiary structure, 3-dimensional view, and it gives, or you can say, biological specificity to the proteins. And here including an active site, अगर उसमें एक active site आ जाए तो it can be referred as enzyme. ये भी correct है. तो बेटा इसमें 1 भी correct है, 2 भी correct है, 3 भी correct है. Binding of an enzyme induces changes in the shape of substrate, making it to fit more tightly around the active site. बेटा इसमें problem है. This is wrong, and how it is wrong? You have to remember कि binding of enzyme will not, like this is wrong. Why it is wrong? Substrate नहीं, change in the shape of substrate. No, it should be change in the shape of enzyme. तो बेटा enzyme की shape में change होता है, ना कि substrate की shape में. मतलब जब substrate enzyme के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो एंजाइम की शेप में चेंज होता है या एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज होता है शेप में, और वो टाइटली फिट अराउंड करती है सबस्ट्रेट के. जबकि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि एंजाइम नहीं, सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा है. तो दिस इज रॉन्ग. ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं. 114. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फीचर्स इज कॉमन टू शुगर ग्लाइडर, पैवो, वॉम्बेट, डेल्फिनस, कोलम्बा. बेटा अभी हमें यहाँ पे एनिमल्स लिखी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि ये बिलोंग किसको करते हैं. शुगर ग्लाइडर. शुगर ग्लाइडर बेटा एक मार्सूपियल है, और ये जो है ये फ्लाइंग फैलेंजर कह सकते हो कि वो बड़ी टर्म है. फ्लाइंग फैलेंजर उसके अंडर ही आता है. लाइक यू कैन से दीज आर ग्लाइडिंग मार्सूपियल्स एंड इट कम्स अंडर फ्लाइंग फैलेंजर. एनसीईआरटी तो इनको फ्लाइंग फैलेंजर और शुगर ग्लाइडर को सेम ही फोटो दिखाती है, बट फ्लाइंग फैलेंजर के अंडर ही इट्स वन टाइप इज शुगर ग्लाइडर. सो 100% हम इतना तो कह सकते हैं कि इट्स अ मार्सूपियल मैमल. एंड बेटा ये मार्सूपियल हो गया, सो आई विल राइट इट ताकि आप काउंट कर सको. एंड हियर आई जस्ट से कि ये कौन है, दिस इज अ मार्सूपियल. तो बेटा ये मार्सूपियल है, और ये मार्सूपियल है तो यू ऑल नो कि इट्स अ मैमल. फाइन बेटा. देन यू हैव पैवो एंड इट्स अ बर्ड या एव्स, राइट. वॉम्बेट अगेन यू ऑल नो बेटा ये मार्सूपियल है, अगेन यू ऑल नो मार्सूपियल इज अ मैमल. फाइन. डेल्फिनस इज अ प्लेसेंटल मैमल, बट एनीवे बेटा इट्स अ मैमल, राइट. तो और ये जो कोलम्बा है इट्स पिजन, यू ऑल नो इट्स अ बर्ड.
तो हमें जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि सेट ऑफ फीचर्स बताना है जो कि बर्ड्स में और मैमल्स में कॉमन हो और दिख रहा हो। तो आप देखो कि ग्लैंडुलर स्किन, मैमल्स हैव ग्लैंडुलर स्किन्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बेटा देखो सबसे बड़ी बात है दोनों में ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जहाँ पे लार्वल स्टेज होती है, और दोनों के पास ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती। और बर्ड्स में जनरली ड्राइड स्किन होती है एक्सेप्ट वन सिंगल ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। सेकेंड इज होम्योथर्मी, येस बोथ आर वार्म ब्लडेड, ये करेक्ट है बेटा। 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये भी करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बट द थर्ड वन मायोजेनिक हार्ट, ये ट्रू है बेटा। ऑल वर्टिब्रेट्स एक्चुअली हैव मायोजेनिक हार्ट एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो बेटा आंसर विल बी 4, राइट। चलो नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट इज 115 पे चलते हैं। ANF, व्हाट इज ANF? इट इज, यू हैव टू रिमेंबर, इट इज व्हाट? इट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। बेटा ये नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये कहाँ से आ रहा है? वी हैव टू रिमेंबर कि दिस इज़ अ हार्मोन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कार्डियोसाइट्स और कार्डियक सेल्स ऑफ राइट एट्रिया, एंड राइट एट्रिया इज अ पार्ट ऑफ हार्ट। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ढूंढते हैं। बेटा पहला 1 को तो बस ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, 4th को भी एलिमिनेट कर दो क्योंकि स्टेरॉइड तो है ही नहीं। बट ANF इज अ पेप्टाइड हार्मोन, करेक्ट, बट किडनी ट्यूब्यूल से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पेप्टाइड है और एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से आ रहा है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 116, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ आ गया एस्ट्रोबैक्टर। एस्ट्रोबैक्टर में लाइक यू हैव टू रिमेंबर मैच करना है बेटा। एस्ट्रोबैक्टर इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। बायो फर्टिलाइजर्स में काउंट होते हैं ये सब। हम देख रहे हैं बेटा, देखा जाए तो हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स ही बायो फर्टिलाइजर्स के हैं, एंड यू कैन से हियर वी आर गोइंग टू मैच इट, लाइक ओके फाइन। बेटा ग्लोमस इज अ माइकोरिजा, जीनस ग्लोमस, फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करता है, प्लांट्स को अवेलेबिलिटी बढ़वाता है सॉइल में से लेके, एंड लाइक यू कैन से Oscillatoria is a cyanobacteria and Rhizobium is a symbiotic nitrogen fixer, and we know कि it is with the leguminous plants, right? तो बेटा आप देखो यहाँ पे हमारा मैच क्या बन गया? A के साथ 4, B के साथ 1, तो पहले तो ढूंढो A के साथ 4, B के साथ 1, हमारे दो ऑप्शंस है, बट C के साथ then we have 2, तो सर्च फॉर C2 and D3 and your answer is 2, right बेटा। चलो आगे चलते हैं। Now this is 117, which of the following statement is correct? बेटा हमें यहाँ पे statement correct वाली ढूंढनी है। देखो first, number of cervical vertebrae is 7 in all mammals. No, all नहीं, in most of the mammals, ठीक है बेटा, with exceptions. There are certain mammals who don't have 7 cervical vertebrae. तो बेटा ये first हो गया गलत। Cyclostomes and cartilaginous fishes possess notochord throughout their life. बेटा वैसे देखा जाए तो हमें आंसर तो मिल गया, ठीक है। Jointed appendages are seen in chitin and lemurus. But a lemurus king crab is an arthropod, no doubt. It has jointed appendages. But chitin is a mollusca, और mollusca में jointed appendages नहीं होती, तो इसलिए आपके पास क्योंकि वो mollusk है तो it is wrong. Pteropus, flying fox, struthio, ostrich are flying mammals. Obviously बेटा this is a flightless bird. Struthio is a flightless bird. Ostrich तो बेटा हमारा ये हो गया wrong. Fine. तो अब हमारे पास आंसर बन गया इसका 2. सो वी गॉट इट. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट. सबसे पहले वाला पहले और सबसे रिसेंट वाला बाद में. और बेटा देखो यहाँ क्या क्या दिया है. यू कैन ईजिली से कि यहाँ पे हमें बिग बैंग एक्सप्लोशन एज वी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो बेटा आपका बी जो है आई जस्ट पुट 1 हियर, राइट. देखो तो आई पुट 1, दिस इज योर 1 यू कैन से, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ यू कैन से हियर, यस यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ आया. फिर उसके बाद बेटा ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बना, फिर उसके बाद हमारे पास ओरिजिन ऑफ बर्ड्स है, एंड देन वी हैव द लास्ट वन वाज ओरिजिन ऑफ मैमल्स, एंड देन लास्ट वन इज ओरिजिन ऑफ बर्ड्स. तो बेटा अब हम लगाते हैं इसको, अरेंज करते हैं BCD बेटा EA, राइट. सो योर आंसर इज 3. जनरली बेटा इवोल्यूशनरी ट्रेंड में हमें कन्फ्यूजन होता है, और ये NCERT बहुत क्लियर करती है आपको कि पहले मैमल्स आते हैं और फिर बाद में बर्ड्स आती हैं, ठीक है. तो मेक इट श्योर कि आपको ये याद रहे. फाइन, नेक्स्ट वन बेटा. चलो अब ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है. अगर A कैरियोकाइनेसिस है और C साइटोकाइनेसिस एंड M इज M फेज, हाउ मेनी आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू देम. तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ पर M फेज के बारे में ये क्या कह रहे हैं. तो ये कह रहे हैं K and C आर नॉट द पार्ट ऑफ M फेज. बेटा M फेज इज मेड अप ऑफ K and C, कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस.
रॉन्ग। बेटा के ऑलवेज फॉलोज सी, बेटा फॉलोज सी ना, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता। कैरियोकाइनेसिस के पीछे पीछे कौन आता है? साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस ऑलवेज फॉलोज कैरियोकाइनेसिस, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एम फेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स इन माइटोसिस, यस बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है। एम स्टार्ट्स विद के एंड एंड्स विद सी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एंड एम इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, यस ये भी करेक्ट है। एंड वेयर एवर के इज नॉट फॉलोड बाय सी, जहाँ पे बेटा सी को फॉलो नहीं कर रहा, फॉलोड बाय सी मतलब जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के पीछे पीछे साइटोकाइनेसिस नहीं होता, वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन अराइज करती है, यस ये भी सही है। और बेटा हमको क्या बताना है? करेक्ट ही बताने, तो देखा जाए यहाँ पे 4 करेक्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ओके। चलो आई थिंक यू हैव डन दिस मच, तो चलो अब 120 देखते हैं। द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स सेंटर दैट कंट्रोल, तो बेटा आप याद रखो कि यहाँ पे हमारे पास आंसर पहले ही बन रहा है और हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। यू नो कि जो बैलेंस ऑफ बॉडी है, चाहे बेशक आंसर हमारा आ गया कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, और बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो रेस्पिरेशन भी कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और लाइक यू कैन से यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ द बॉडी है वो हमारा कौन करता है? सेरिबेलम, तो ये तो रॉन्ग है ना, तो इससे चलो यहाँ पे हम याद रखेंगे विजन एंड हियरिंग में आपका सेरिब्रम का रोल रहता है, एंड सर्कैडियन रिदम्स में आपका पीनियल ग्लैंड रहता है, राइट बेटा। तो ये तो मेडुला के फंक्शन नहीं है, मेडुला जो है साथ में वॉमिटिंग स्वॉलोइंग ये भी करती है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं बेटा। बेटा ये एक पिक्चर है एंड यू कैन सी इट इज़ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी की फिगर है, आपको दिख रहा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली लेबल पार्ट विद इट स्पेसिफिक फीचर, तो बेटा आप यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द लाइक यू कैन से आई यूज दिस कलर, और ए क्या है? सबसे पहले बेटा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं एंड यू नीड टू नो ए इज यूट्रस, ठीक है। फिर बेटा बी देख लो, बी इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट। मैं ये मैच कर रही हूँ ताकि हमें आंसर पता चल जाए और इस बहाने हमारे सारे मैच भी रिवाइज हो जाए। सी इज बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस, फाइन। प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा आपको याद रखना है कि ये एक कार्टिलेजनस जॉइंट भी बनाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इज अ कार्टिलेज, ठीक है। हम 2 प्यूबिस के बीच में बोलते हैं हम इसको, फाइन। नेक्स्ट इज बेटा डी इज यूरीथ्रा, एज पर एनसीईआरटी दिस इज यूरीथ्रा, और फीमेल्स में यूरीथ्रा बहुत ही शॉर्ट होती है। ई इज बेटा यहाँ पर जो आप ई दिख रहे हो वो दैट इज क्लिटोरिस, राइट। एंड देन द नेक्स्ट वन लाइक यू कैन से एफ इज लेबिया मेजोरा, एंड बेटा जो लास्ट वन है जबकि वो ऊपर को दिया हुआ है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द this one, this is labia, F is labia majora, and here they have mentioned this area बेटा, ये जो एरिया G दिखा रहे हैं this is vaginal orifice, मतलब opening। इस साइड से तो बेटा हमारे सारे लेबल्स हो गए, एंड ऑन द अदर एंड जो आपको पता है ये जो K दिख रहा है व्हाट इज दिस? दिस अगेन दिस इज वजाइना, बेटा जो J है वो रेक्टम है, एंड बेटा जो I है like you can say here again they have made it I, like you can say K was like you can say here K is the cervix kind of thing, यहाँ पे हम vagina को ज़्यादा बेटर करेंगे, and I'll not go for this बेटा, इसको हम हटा देते हैं, let's remove this। हाँ तो K को हम you can say K here they are making it the cervix और plus vagina, ठीक है। ये vagina का पास का एरिया है, विजाइना की सर्विक्स ओपनिंग इनटू विजाइना, ओपन्स इनटू विजाइना, जो ये क्लोज एरिया है, और जो नीचे आई तो पूरा ही क्या है? ये तो विजाइना ही है, और बेटा ये जो है एच इज एन एस, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, एंड हमारे पास जो है यहाँ पर जो है के इज़ द पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल, बेटा हम ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों पे आ रहा है, सर्विक्स वहाँ पे ओपन करेगा और यू कैन से इट विजाइना विल बिगिन, तो दो बोथ फॉर्म द बर्थ कैनाल, तो ये करेक्ट है। आई बेटा आई जो है विजाइना इज द साइट ऑफ इंसेमिनेशन, ये भी करेक्ट है। सी हैज़ इरेक्टाइल टिश्यू, बेटा सी ये किसको लेबल कर रहे हैं? सी दे आर लेबलिंग प्यूबिक सिम्फाइसिस, रॉन्ग बेटा, क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू तो क्या होना था, लाइक यू कैन से डी तो बन गया था हमारा यूरिथ्रा एंड ई वॉज क्लिटोरिस, तो ये ई होना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया, एंड ए इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ए इज़ यूट्रस बच्चे, यस ये सही है, एंड आई थिंक वी आर आस्किंग फॉर द इनकरेक्ट वन, तो हमें तो मिल गया आंसर 3। चलो बेटा विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज 122, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स
स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर और इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं बेटा, हमें चूज करना है। All members of Animalia are multicellular. Yes, Animalia all are multicellular. That is a criterion also of classification, and all of them exhibit the same pattern. No, but this is not same. They don't have the same pattern of organization. You all know they can have a cellular level, tissue level, organ level, or organ system. Right? A complete digestive system has two openings, mouth and anus. Yes, one for ingestion and other for egestion. Third is beta animals in which cells are arranged into two embryonic layers are called diploblastic. Yes. And you all know Porifera and Coelenterata, Ctenophora are diploblastic, right? But when a body is divided into identical left and right halves in only one plane, it shows bilateral symmetry. हाँ, तो जब बेटा जिस बॉडी में if you are cutting it from a single plane and you are getting right and left identical halves, तो हम उसको कहते हैं कि वो bilaterally symmetrical है. Platyhelminths onwards, all are bilaterally symmetrical except Echinodermata adult, right? तो बेटा ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स करेक्ट आ गई और तीन करेक्ट आई हमारे पास, और हमारे पास एक रॉन्ग आई. हमें करेक्ट पूछा जा रहा था तो हमारा आंसर बन गया 3. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 123, ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट. बेटा देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइटरी प्रोटीन्स आर अ सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. यस, बिल्कुल सही. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. Yes beta, lipids are found in acid soluble fraction or retentate, but they are not large in size, they are not macromolecules and they are not polymers. You have to remember this because lipids are insoluble in acid or water, that's why they don't get filtered. जबकि उनका size जो होता है वो less than 800 Dalton होता है. तो बेटा ये भी सही है. लेसर देन अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वेट, बिकॉज वो लिपिड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ही है, लिपिड है. जब फाउंड इन लिविंग टिश्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोलिपिड. नो बेटा वो ग्लाइको नहीं है, वो फॉस्फोलिपिड है. एंड नाउ यू कम टू द नेक्स्ट वन, ग्लूटाथोन. यस, इट्स अ प्रोटीन. IgG मतलब बेटा ये एक एंटीबॉडी है जी नाम की, और इंसुलिन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, आर हेट्रोपॉलीमर्स. यस बेटा, बिकॉज दे आर प्रोटीन्स एंड ऑल प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और आपको पता है कि सारी करेक्ट है एक्सेप्ट वन, एंड द आंसर इज योर 3. ठीक है, तो बेटा ये आपका आंसर है. दिस इज योर आंसर. 123 का आंसर 3 रहेगा. नेक्स्ट बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन, जस्ट सी हियर द क्वेश्चन इज कि अ नोवेल वायरस एमर्जेस एज अ पैंडेमिक. तो बेटा ऐसा बताया जा रहा है कि एक वायरस है और सोसाइटी में एक इन्फेक्शन हो गया और वो स्प्रेड कर गया ग्लोबल लेवल पे, एंड वी कॉल इट अ पैंडेमिक. पैंडेमिक जो कि डिजीज़ जो है वो ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड हो जाए, एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, और बहुत मुश्किल हो रहा है उसको कंट्रोल करना. प्रॉबेबल कॉजेज़ कुड भी, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो देखो बेटा यहाँ पर है कि लैक ऑफ वैक्सीनेशन. नो डाउट, क्योंकि वो नई नई डिजीज़ है और हमें तो पता नहीं है उसके बारे में, तो हम शायद हमने वैक्सीन भी नहीं बना रखी है. तो अगर वैक्सीनेशन हो तो जिन लोगों को नहीं हुआ है हम उनको बचा सकते हैं, बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन मेथड. तो बेटा ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट. हाँ, ये भी एक कॉज हो सकता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे डिजीज़ को. सेकेंड, इम्प्रॉपरली अंडरस्टूड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. हाँ बेटा, क्योंकि डिजीज़ इस तरह से स्प्रेड कर रही है, इतने मीन से स्प्रेड कर रही है, हम एग्जैक्टली पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन से मोड्स हैं जिससे कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है. क्या वो ओनली एयरबॉर्न है, या फिर वो जो फूड के थ्रू भी जा रहा है, या क्या वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जा रहा है, या कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जा रहा है, या वो वेक्टर के थ्रू जा रहा है. वी डोंट नो एग्जैक्टली, उसका पूरा हमें पता ही नहीं है. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, और इट कैन बी वन रीज़न कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस डिजीज़ को. नेक्स्ट इज टाइम टेकन फॉर द ओरिजिन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स. बेटा दिस इज लाइक सी थिंक एंड आंसर. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. कैसे? क्योंकि आप कह रहे हो ओरिजिन ऑफ बेसिकली लिम्फोसाइट्स जिनके अंदर क्या है, एंटीजन के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बन गए. तो बेटा आपको याद रखना है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमारी बॉडी में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि वो दो चीज़ें हमारे पास बोन मैरो है एंड थाइमस है. राइट, अब में से बहुत लोग अब ये आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर ओरिजिन होता है ऑफ एंटीजन सेंसिटिव. NCERT कह रही है. अगर बेटा हम स्पेसिफिक भी कहें तो ये सेम ही बात होगी, क्योंकि वो सेंसिटिव हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर के लिए वो एक्टिवेट हो रही है. तो ओरिजिन ऑफ एंटीजन सेंसिटिव या स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स.
तो बेटा यहाँ पर वो होती है और विदाउट, बट द खास बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि ओरिजिन ज़रूर है लिम्फोसाइट्स का, और वो भी एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, मतलब उनके अंदर रिसेप्टर्स बनते हैं एंटीजन्स के अगेंस्ट, पर याद रखो विदाउट एक्सपोजर टू एंटीजन, क्योंकि ओरिजिन बहुत पहले हो जाता है बॉडी में विदाउट एक्सपोजर। हमारे बॉडी को एंटीजन का पता ही नहीं है, फिर भी वो एक्सपोजर टू एंटीजन। तो आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ी बात, कि बेटा जब हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स बनते हैं तो उनका ओरिजिन जो होता है वो बोन मैरो में होता है, और जो उनकी डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि आप कह सकते हो या मैचुरेशन है, यू कैन से कि वो वहाँ पर उनको एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मिलेंगे, वो एंटीजन सेंसिटिव बन जाएंगे। और दुनिया में n नंबर ऑफ जो भी हम कहें एंटीजन जो आज के डेट में हम एक्सपोज भी नहीं हुए हों, उस तरह का हर तरह के एंटीजन को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी या उसके लिए रिसेप्टर्स जो है लिम्फोसाइट्स में डेवलप हो जाते हैं या लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं उतनी तरह की। ये हमारी इम्यून सिस्टम की यू कैन से बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट है, और विदाउट एक्सपोजर टू एंटीजन, कि अभी एंटीजन आया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यू ऑल नो कि जैसे कोरोना के केस में जब लोगों को कोरोना हुआ, या कह लो तब कोरोना वायरस तब आया, लोगों को तो नहीं पता था, बॉडी नहीं जानती थी, फिर भी हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे लिम्फोसाइट्स थे जो कोरोना के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते थे। नो डाउट कि ये तुमने पढ़ना है कि विदाउट एक्सपोजर टू एंटीजन है, कि बिना एंटीजन को एक्सपोज हुए, कोरोना वायरस के एंटीजन को एक्सपोज हुए बिना ही हमारी बॉडी ने प्राइमरी इम्यून मतलब यू कैन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमने क्या कर रखे थे, हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बना रखे थे। और बेटा जबकि इंट्रैक्शन जो होती है यू कैन से एंटीजन की विद द लिम्फोसाइट इज इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लाइक आप कह सकते हो टॉन्सिल्स हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ये सब जगह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वहाँ पर इंट्रैक्शन होती है एंटीजन के साथ। पर उसके लिए जो पहचानने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत पहले ऑलरेडी बॉडी बना चुकी होती है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो यहाँ पर इतना मतलब मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है, तो आई थिंक यू कैन इजीली से कि मैम ये गलत है। टाइम टेकन फॉर ओरिजिन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, वो तो ऑलरेडी ओरिजिनेटेड हो चुके हैं, बस वो तो इंट्रैक्शन होनी है उनकी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो बेटा ये रॉन्ग है। और इम्प्रॉपरली अंडरस्टूड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यस बेटा ये करेक्ट है। हमें समझ नहीं आया कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए जो भी बीमार हो रहे हैं, इसीलिए हम पर्टिकुलर डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे शायद। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन भी प्रॉबेबल हो सकता है, या प्रॉबेबिलिटी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, सी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपका आंसर बन गया ए एंड बी एंड डी। तो बेटा हमारे पास जो है सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर, राइट। चलो अब चलते हैं 125 पर बेटा। ये सब मैच फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हम आराम से कर लेंगे इसको। सो सी हियर, दिस इज cervical caps and diaphragm. बेटा cervical cap and diaphragm you have to remember it's a kind of barrier method जो physical meeting prevent करता है between the sperm and egg, right? And it is used by females. ये barrier method है but females ही use करती हैं. It is like you can say it prevents the passing of sperms through the cervix. ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी वी नो कि इट इज़ अ टर्मिनल मेथड, सर्जिकल मेथड, स्टाइलाइजेशन मेथड एंड यूज फॉर फीमेल्स फॉर यू कैन से दे कट द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। तो बेटा अब देखो ये टर्मिनल मेथड है, ये मैच हो जाएगा इसके साथ। मल्टीलोड 375 इज एन IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मेडिकेटेड वन है पर बेटा कॉपर रिलीजिंग है, सो वी हैव टू मैच इट विद कॉपर रिलीजिंग IUD। लैक्टेशनल एमिनोरिया बेटा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, फाइन, and it is very effective, or you can say mostly effective, not very effective, I should say mostly very effective up till 6 months after parturition, ऐसा कहा जाता है। no doubt कि risk of failure is very high, right? and lactational amenorrhea में हम कहते हैं कि intense lactation होती है for 6 months after parturition, इसलिए जो है प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिट करता है किसको, आई थिंक वी शुड नो, ये हमें याद रखना है। बेशक यहाँ पर लाइक यू कैन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हाई प्रोलैक्टिन जो है, क्योंकि लैक्टेशन है मदर में, तो जब भी मदर में हाई प्रोलैक्टिन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देयर इज इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है बेटा। तो जब भी इंटेंस लैक्टेशन है तो बेशक बाद में भी रहे, पर यू हैव टू रिमेंबर अप टिल 6 months आफ्टर पार्चुरेशन हाई प्रोलैक्टिन हैज़ अ नेगेटिव फीडबैक या इनहिबिट्स रिलीज, किसका रिलीज इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ GnRH। तो बेटा यहाँ पे अगर GnRH नहीं होगा तो फिर आपके FSH LH भी नहीं आएंगे, फिर ओवुलेशन भी नहीं होगा, और क्योंकि ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली ओवम जो है सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज नहीं होगा,
तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो यू हैव टू रिमेंबर, ये मैंने आपका सिलेक्टेशनल एमिनोरी के बारे में बताया, नो डाउट इट्स अ नेचुरल मेथड। तो चलो अब मैच करो, ए के साथ मैच हो रहा है 3, बी के साथ मैच हो रहा है 4, तो बेटा हम ढूंढते हैं A3 B4 एंड देन यू गो फॉर C। मल्टी लोड इज C विल बी 5 बच्चे, तो C को 5 के साथ ढूंढना है, तो बेटा A3 B4 C5 and then D will be 2, yes the option will be this one। तो बेटा हमारा ऑप्शन बना सेकेंड, राइट। चलो नेक्स्ट वन चलते हैं बेटा, ये देखो इन ए अ फिश कॉट इन बी, ठीक है बेटा, तो ये एयर पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट बी फिश है जो हैपन टू बी अ डैश। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ 1938, एयर बताना है आपको, यहाँ पे हम कर देंगे 1938 एंड फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका and then happen to be a coelacanth, you can say, and here we can say coelacanth, which was thought to be extinct. These animals are called low fins, evolved into first amphibians। बेटा आज की डेट में लो फिन भी प्रेजेंट है और उनके प्रेजेंट जो डिसेंडेंट्स हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स, वो सैलमेंडर्स, वो भी प्रेजेंट है, लेकिन बीच के जो अर्ली एम्फीबियन एंसेस्टर्स है वो प्रेजेंट नहीं है। सो यू कैन से यहाँ पे जो हमने मैच बनाया है, तो आई थिंक बेटा ये बेस्ट सूट कर रहा है इससे सेकंड ऑप्शन से, और हमारे पास कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं बन रहा है, एयर से ही हमें जस्टिफाई हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन बेटा, ये आ गया 127, ट्रू सीलोम एंड सेगमेंटेशन कैन बी सीन इन मेंबर्स ऑफ फाइलम। तो बेटा अब वी ऑल नो कि आर्थ्रोपोडा में भी ट्रू सीलोम होती है, मोलस्का में भी ट्रू सीलोम होती है, एनालिडा में भी ट्रू सीलोम होती है। तो ट्रू सीलोम तो सबके पास ही है, पर बेटा सेगमेंटेशन तो हमें दो में ही मिलेगी, या तो आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर भी ट्रू सीलोम है, और यहाँ पर तो आपको पता है एनालिडा में तो कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। तो बेटा हमारा आंसर बन जाएगा बोथ 1 and 3। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, this is you can see this is a diagram of like PCR cycle, and PCR cycle को हम thermal cycle भी कहते हैं, right। तो बेटा यहाँ पे देखो select the correct option with the like you can say with respect to the given steps of PCR cycle। तो बेटा आप देख रहे हो कि ये एक DNA फ्रेगमेंट है जिसका कि हमें एम्पलीफिकेशन करनी है या मल्टीपल कॉपीज बनानी है, राइट बच्चे। और इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, वी ऑल नो कि इट इज़ एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 90 डिग्रीज एंड वी कॉल इट डीनेचुरेशन। तो डीएनए जो है वो डीनेचर हो रहा है, आप देख रहे हो। सेकंड स्टेप जो है बेटा ये अनीलिंग है, जहाँ पे हम जो है प्राइमर्स यूज़ करते हैं, जो हमेशा डीएनए प्राइमर्स होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एंड जनरली टू मेक इट लाइक एरर फ्री, कंटैमिनेशन वगैरह हो तो कुछ ऐसा हो तो एरर फ्री बनाने के लिए हम जनरली 2 सेट्स यूज़ करते हैं फॉर PCR। एंड देन द थर्ड वन, दिस इज़ योर एक्सटेंशन, जहाँ पे कि इस बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जनरली जो है आप कह सकते हो 72 डिग्री पे होती है ये, और इसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है वो टैग पॉलीमरेज यूज़ होता है। तो नाउ वी सी बेटा हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। बी को ये कह रहा है डीनेचुरेशन, तो वैसे ही गलत हो गया बेटा। बी को ये कह रहा है एनीलिंग, यस ये ठीक है, पर विद 2 सेट्स भी ठीक है, पर आरएनए नहीं, डीएनए प्राइमर्स। बेटा नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर जो हम लैब में यूज़ कर रहे हैं पीसीआर में वो डीएनए प्राइमर्स है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट थिंग बेटा, सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल यानी कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम थर्मोएक्वाटिक्स से लेते हैं, इसलिए हम उसको बेटा टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं। आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस एंड यू माइट बी नोइंग ऑल्सो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए को एनीलिंग कहने हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स करेक्ट था, पर वो ए तो एनीलिंग है ही नहीं ना, वो तो डीनेचुरेशन है। तो बेटा चलो हमारे को आंसर मिल गया सी, फाइन, सॉरी यू कैन से द थर्ड ऑप्शन सी, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे आपको 2 डायग्राम्स दिख रहे हैं, वन इज़ ऑफ प्रॉन एंड सेकेंड इज़ ऑफ बटरफ्लाई। बोथ यू ऑल नो कि जो ये दोनों हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा है ना, लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 ऑफ द ऑल द स्पीशीज बिलोंग टू दिस फाइलम, and the following organism A and B belong to phylum, obviously I said arthropoda, so you should know। यहाँ पे बेटा हमारे पास कौन आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, और बेटा इसमें हमारे पास and have dash and dash as respiratory organs। बेटा पहले प्रॉन है, तो प्रॉन में हमें याद रखना है कि प्रॉन में गिल्स होते हैं,
और बेटा जो ये दूसरा है वो इंसेक्ट है बटरफ्लाई, उसमें ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं जिसको कि हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ट्रेकिया ये डायरेक्ट टाइप की रेस्पिरेशन होती है क्योंकि वो सिर्फ टिश्यूज़ तक डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। फाइन, तो बेटा यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, देखो मॉलस्क का तो हो ही नहीं सकता, इंसेक्टा फाइलम नहीं होता है, तो आर्थ्रोपोडा हमारे पास ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम है ग्रीन ग्लैंड्स। बेटा ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन प्रॉन बट दे आर फॉर एक्सक्रीशन, हम तो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बन गया 4 क्योंकि आर्थ्रोपोडा, गिल्स एंड ट्रेकिया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एंड नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, सी क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन वाज डायग्नोस्ड विद किडनी फेलियर एंड गॉट किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है बेटा, आगे पूछते हैं डॉक्टर एडमिनिस्टर्ड हिम, डॉक्टर ने उसको क्या दिया, एड्रेनलिन, बेटा वो उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, और एंग्जाइटी कॉज कर सकता है उसको। ग्लूकागन बेटा ये ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, हाई कर रहा है, ये हमारा काम का नहीं है। थाइमोसिन यू नो कि इट्स बी सेल्स और टी सेल्स की डिफ्रेंशिएशन, स्पेशली टी सेल की डिफ्रेंशिएशन कराएगा। तो हमारे पास बचा कॉर्टिसोल, एंड यू ऑल नो कि कॉर्टिसोल जो है वो दो तरह से काम करता है, एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और दूसरा वो इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम किसी और डोनर से लेते हैं ऑर्गन और हमारी बॉडी के अगेंस्ट उसके लिए रिजेक्शन हो सकती है या आप कह सकते हो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, और उस इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए वी गिव हिम कॉर्टिसोल, एंड कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन। तो बेटा आप याद रखो इसका आंसर 2 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा देखो ये एवोल्यूशन का टॉपिक है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो बेटा लुइस पास्चर, आई थिंक यू ऑल नो कि लुइस पास्चर ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, यीस्ट को किस में लिया था, एक फ्लास्क में जो कि स्वॉन नेक शेप के फ्लास्क थे, और बॉईल किया था और फिर उसको किल कर दिया और अल्टीमेटली कुछ दिन रखा और प्रूव किया था कि डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से जो है वो क्या नहीं होती, लाइफ ओरिजिनेट नहीं करती। तो उसने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, जो लोग ये मानते थे कि लाइफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से आती है, नॉन लिविंग थिंग से आती है, और उसकी थ्योरी को कहा गया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यहाँ पे हम मैच ढूंढते हैं लुइस पास्चर के लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो बेटा लुइस पास्चर डिसमिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, यस उसके एक्सपेरिमेंटल वर्क ने, लुइस पास्चर ने खुद बोल के नहीं बेटा, उसके एक्सपेरिमेंटल वर्क ने डिसमिस कराया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। लुइस पास्चर सेड कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो बेटा लुइस पास्चर ने भी कोई ओरिजिन ऑफ लाइफ तो नहीं समझाया, बट उसने सिर्फ उसका क्रेडिट यही जाता है कि ये लाइफ जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो नॉन लिविंग से आ रही है वो गलत है, ये इसकी थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंस थी। सेकेंडली अल्फ्रेड वेलेस, बेटा अल्फ्रेड वेलेस जो था उसने जो है माले आर्किपिलाजो, बेटा जो आज की डेट में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उस एरिया में आर्किपिलाजो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहाँ पे उन्होंने काम किया था, एंड ही रीच टू द सेम थिंग, लाइक उन्होंने वो जो सेम चीज़ें कही थी जो चार्ल्स डार्विन ने कही थी, ठीक है। तो लाइक यू कैन से सेम टाइप की ऑब्जर्वेशंस थी दोनों की, एंड चार्ल्स डार्विन ने काम किया था गैलापागोस आइलैंड्स में, एंड थॉमस माल्थस ने बेटा पॉपुलेशन स्टडीज़, ही वॉज यू कैन से ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिक स्टडी करता था, उसने ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत काम किया था, एंड डार्विन वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय हिम, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, और जो उन्होंने अपनी बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था, थॉमस माल्थस का दिखता है, राइट, एज पर एनसीईआरटी आप ये पढ़ते भी हो। और बेटा यहाँ पे हमारे ऑप्शंस बन गए, तो अब देखो ए का बन गया था हमारा 4, बी का बन गया था 3, तो वी हैव टू सर्च फॉर बेटा A4 B3 C1, बेटा हमारे पास A4 B3 C1, और यहाँ पे भी वही है पर यहाँ पे C2 है, तो C इज़ 1, तो बेटा हमारा आंसर बन रहा है 1, हमारा ये आंसर बन रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर है लाइक यू कैन से स्टेटमेंट ए क्या कह रही है, farmers use commercially available biofertilizers to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers in their fields. बिल्कुल सही, right बेटा, this is correct. Statement 2, the main sources of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Yes बेटा, these are the main sources. ये both NCERT lines are there and they both are correct. Next बचे, next चलते हैं 133 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है। ADH हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, नो बेटा, जब भी वाटर डेफिशिएंट होती है बॉडी तब जाके हमारी बॉडी में ADH रिलीज होता है, और ADH कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, पर रिलीज वो स्टोर वहाँ पे हो रहा है,
इसलिए वहाँ से रिलीज हो रहा है, बट सिंथेसाइज है कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सो यू कैन से ADH को हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये जो है इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कह रहे हैं, क्योंकि ये डायरोसिस को प्रिवेंट करता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट को प्रिवेंट करता है, मीन्स वाटर को कंजर्व कराता है। यहाँ तो लिखा है कि वाटर को एलिमिनेट करा रहा है, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। बेटा प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एंटर्स द बोमन कैप्सूल। यस बेटा, हम जब यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर्ड एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये लाइन प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में से जो फ्लूइड फिल्टर हो रहा है और उसमें प्रोटीन नहीं है। यस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। एंड नाउ दिस इज लाइक यू कैन से ग्लूकोज इज एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन द PCT, ये भी आपका सही है। देखा जाए तो बेटा हमें तो इनकरेक्ट मिल चुका है, ठीक है, तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि हमारे को और इन्फॉर्मेशन भी हमारी रिवाइज हो जाए। हेनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। येस बेटा, हेनलेज लूप फिल्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में रोल प्ले करता है। कैसे? सीधे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता फिल्ट्रेट को, पर वो आप कह सकते हो कि वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी को, और उसकी वजह से जो है जो फिल्ट्रेट जो है उसको कॉन्सेंट्रेट होने में हेल्प मिलती है। तो अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होगी तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की या मेडुला के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई नहीं रह पाएगी या मेंटेन्ड नहीं रह पाएगी, और उसकी वजह से हम जो है वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको वाटर कंजर्व करना है तभी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और वाटर को कंजर्व करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? मेडुला के इंटरस्टिशियम का हाई ऑस्मोलैरिटी में होना, और वो कौन कर रहा है हमारे लिए? लूप ऑफ हेनले। और इसलिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्थ लाइन इज ऑल्सो करेक्ट। तो बेटा आपका रॉन्ग आंसर तो पहले ही बन गया, 133 का 1 है ना। चलो नेक्स्ट वन बेटा 134, ये आपको एक न्यूरॉन बताया है, और स्पेशली इन रेस्टिंग स्टेट व्हेन इट इज़ नॉट डूइंग व्हाट, इट इज़ नॉट कैरिंग एन इम्पल्स। ठीक है, आपको बताना है कि मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। तो बेटा देखो, इट इज़ कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू सोडियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू पोटेशियम। रॉन्ग। फाइन बेटा, इक्वली परमेबल नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। इम्परमेबल टू बोथ, नो, इम्परमेबल बिल्कुल नहीं, पोटेशियम के लिए परमेबल होता है। कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम। यस बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है, और आपको इसको याद भी ऐसे ही रखना है कि हम कह रहे हैं वो परमेबल है पोटेशियम के लिए। यस, मेम्ब्रेन इज हैविंग 3 यू कैन से फीचर्स एट दैट मोमेंट जब वो रेस्ट पे होती है न्यूरॉन की, उस जब वो इम्पल्स कैरी नहीं कर रही। फर्स्ट थिंग, वो पोटेशियम के लिए परमेबल है, पोटेशियम जो है वो जा सकता है, आ सकता है। सेकेंडली, जो वो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं है, मतलब उसमें से ना तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी नहीं। एंड थर्ड थिंग कि वो नियरली इम्परमेबल है सोडियम के लिए। तो ये नियरली क्यों लगा? या तो परमेबल होना चाहिए या इम्परमेबल होना चाहिए। देन वाई नियरली इम्परमेबल? बेटा वो इसलिए क्योंकि सोडियम जो है वो थोड़ा सा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सोडियम जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोप्लाज्म में चला जाता है, या एक्सॉन के अंदर या नर्व फाइबर के अंदर चला जाता है। पर उस वक्त सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करता है ताकि हमारे जितना भी एक्सेस सोडियम अंदर जा रहा है वो बाहर भेजा जा सके। तो सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स एंड सेंड्स 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन जस्ट टू मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल एट -70 मिलीवोल्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर, इस रीज़न से कि सोडियम अंदर जा रहा है लेकिन मेम्ब्रेन परमेबल नहीं है, और इसलिए वो ज़बरदस्ती सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ करके, ATP यूज़ करके उस सोडियम को जो अंदर जाएगा उसको बाहर निकाल देगी, इसलिए कहा गया नियरली इम्परमेबल, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर बेटा, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड द नेक्स्ट वन बेटा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिकली मॉडिफाइड? सो इफ़ यू काउंट इट, जेनेटिकली मॉडिफाइड में गोल्डन राइस जो विटामिन A एनरिच किया गया है, ट्रांसजेनिक बासमती राइस, बेटा आप इसको काउंट कर लो, ठीक है, दिस इज राइट। रोजी काउ बेटा, आपको पता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, उसके लिए इसको क्या किया गया है, उसमें जो प्रोटीन इंट्रोड्यूस किया गया उसके मिल्क में। एडेनोसिन डिएमिनेज एक एंजाइम है जो आपको पता है कि जिसकी डेफिशिएंसी से जो है, लाइक यू कैन से ADA डेफिशिएंसी आपको पता है कि हम पढ़ते हैं, एंड इट इज़ अ SCID, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। फाइन बेटा, ये हम कह सकते हैं कि इट्स अ प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, और वहाँ पे ये जीन डिलीट हो जाती है जो इस एंजाइम के लिए कोड करती है, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया, इस एंजाइम को। फ्लेवर सेवर टमाटो बेटा, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हमने ऐसा टमाटो बनाया जो मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक सके, है ना। और मिलाडोगाइन इनकॉग्निटा, इट्स अ नेमाटोड बेटा जो टोबैको प्लांट के ऊपर पेस्ट है, हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया,
राइट, हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमने जो है वो प्लांट को बनाया है, ठीक है, रेजिस्टेंट बनाया है। और बीटी टबैको, बेटा इट इज़ द फर्स्ट बीटी क्रॉप इन द वर्ल्ड, बीटी टबैको PYQ भी है, तो आप देख सकते हो कि द आंसर विल बी 4। फाइन, होपफुली बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे और इस बहाने से आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, एंड इट वुड हैव अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। आई विल जस्ट विश यू गुड लक, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।